केदारनाथ धाम में जहां बाबा की पीठ है, वहीं नेपाल के डोलेश्वर मंदिर में बाबा के उसी स्वरूप का शीश विराजमान है और इसकी पुष्टि ग्रंथों में और वैज्ञानिक तरीके दोनों से हुई है। अभी 2009 अगस्त 22 को केदारनाथ का ही पीठाधीश 1008 भीमाशंकर लिंग शिवाचार्य आके यहाँ पे केदारनाथ का सिर डिक्लेयर करके निकल गए। माना जाता है कि आपके 4 धाम और तीर्थों के भी दर्शन इन्हीं के दर्शनों के बाद पूरे होते हैं। 4 धाम यात्रा, आप लोग द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा, केदारनाथ यात्रा जाते हैं तो वो कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए यहाँ पे डोलेश्वर महादेव अनिवार्य आना पड़ेगा। मंदिर के पास ही कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं और कुछ ऐसी चीजें भी जो आपको सिर्फ नेपाल में ही मिलेंगी। विष्णु लक्ष्मी चक्र, विष्णु चक्र, शिवजी चक्र। ओह देखो, सब नेचुरली कैसे बने हुए हैं चक्र। नेपाल में कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी जगह हैं जो आपको नेपाल ट्रिप में जरूर रखनी चाहिए। वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सारे कपड़े गंदे हो गए हैं मेरे, सब यूज़ हो गए हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा 15-20 दिन की करके कल ही मैं वापस काठमांडू पहुंची और आज भी सडन प्लान बन गया है नेपाल की एक बहुत ही प्यारी लोकेशन विजिट करने का, कल्पना जी से, जो ट्रिप टू टेम्पल की टीम की है, यहाँ से नेपाल से संभालती है। शी इज़ वेरी मोटिवेटिंग लेडी एंड इट्स रियली माई प्लेजर टू गो विथ हर। तो मुझे लेके जा रही है नेपाल की एक बहुत प्यारी लोकेशन पे, जो मैं आज आपको भी घुमाऊंगी। एक ही पैजामा ये साफ़ सुथरा बचा था, उसकी भी प्रेस पूरी तरह ख़राब हो चुकी है, तो फटाफट से प्रेस करके सारे कपड़े मैंने खोल के देख डाले कि मैं क्या पहनूँ क्योंकि सब गंदे और यूज्ड हो चुके थे। एक निकला ये, बट इसकी भी हालत अभी ख़राब है। पूरी प्रेस करके थोड़ा पहनने लायक हो जाएगा एंड देन विल गो टू द लोकेशन, क्योंकि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं लॉन्ड्री करके वेट कर पाऊँ। नए कपड़े खरीदने का टाइम हो रखा था। सो एनीवेज, जो भी है, अब नेपाल की ये प्यारी सी लोकेशन आज मैं आपको घुमाऊंगी। ओके जी, तो ये प्यारी सी जगह जो मैंने आपको सुबह बताई थी, मैं कल्पना जी मुझे वहाँ लेके जा रही है। इनके बारे में मैंने आपको टूर गाइड नहीं, बहुत कुछ एक्चुअली टू टेम्पल से भी एसोसिएटेड है। मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था। तभी जगह कौन सी और हम कहाँ जा रहे हैं आगे इस वीडियो में आप देखते रहना। काठमांडू से डोलेश्वर महादेव मंदिर की डिस्टेंस है लगभग 20 किलोमीटर और यहाँ पहुँचने के लिए हमने लिया था सूर्य विनायक वाला रास्ता। जी पहुंच गए हैं डोलेश्वर महादेव जी के गेट पे और हमको लगभग अब ये पकड़ेगी काठमांडू सिटी सेंटर से आधा पौन घंटा लगेगा, है ना? हाँ, 30 मिनट से 45 मिनट। हाँ, तो यहाँ पर आराम से पहुंच जाओगे और कोशिश करिए सुबह आइए, क्योंकि शाम को सकता है ट्रैफिक में आपको फिर ज्यादा टाइम लग जाए। भक्तपुर के सिपाडोल क्षेत्र की हरी भरी पहाड़ियों और घने प्राकृतिक जंगलों के बीच स्थित है डोलेश्वर महादेव जी का मंदिर। डोलेश्वर महादेव मंदिर मुख्य रूप से नेपाल की पारंपरिक पैगोडा शैली में निर्मित है, जो नेपाल की सबसे प्रसिद्ध मंदिर स्थापत्य शैली मानी जाती है। छतों और खिड़कियों पर नेवारी काष्ठ कला यानी कि वुड कार्विंग की सुंदर झलक देखने को मिलती है। वाह, ये नेचुरल है। हाँ, कहाँ से आते हैं ये? काली गंडकी नदी से। मुक्तिनाथ में मिलता है। ओके। विष्णु चक्र, ये शालिग्राम है, इसका डिफरेंट चक्र होता है। जैसे शिव जी ऐसे हुआ है, विष्णु लक्ष्मी चक्र बोलते हैं। अच्छा, विष्णु लक्ष्मी चक्र, विष्णु चक्र, शिव जी चक्र। ओह देखो, सब नेचुरली कैसे बने हुए हैं चक्र। ओह माय गॉड, एंड दिस इज ऑल रियल नेचुरल। इसमें कोई ह्यूमन मेड, मैन मेड कुछ नहीं है। जिससे आप देख सकते हो। वाह। तो कल्पना जी, जैसे हमने शालिग्राम देखे, इनके एक बेसिक आइडिया बताओगे क्या क्या रेंज रहती होगी लगभग? नहीं, उसकी चक्र क्या होता है, उसमें से लक्ष्मी विष्णु चक्र होता है, शिव जी होता है और नॉर्मल शालिग्राम होता है और गणेश शालिग्राम भी होता है। अगर गणेश शालिग्राम हो तो हर दिन पूजा करना नहीं पड़ता है, और बाकी का शालिग्राम अगर घर में रखते हो तो हर दिन उसको पूजा करना पड़ता है। ओके। और उसका रेंज यही है, अगर काठमांडू में खरीदे तो 500 से ऊपर। आपका कितना परफेक्ट चक्र है उसमें डिपेंड करेगा प्राइस में। और अगर मुक्तिनाथ में जाओगे तो उससे भी सस्ता पड़ेगा। ओके, क्योंकि गंडकी नदी वहीं से ओरिजिन होता है। हाँ, गंडकी नदी की, मुक्तिनाथ के नीचे जो गंडकी नदी है वही मिलता है। उधर साइड में 200, 300, 400 में आराम से मिल जाता है। वहीं से फिर इधर पूरा सप्लाई होता है। हाँ। प्रकृति, आस्था और प्राचीन परंपराओं का यह अद्भुत संगम डोलेश्वर महादेव जी को नेपाल के सबसे विशेष शिव मंदिरों में से एक बनाता है। यहाँ के जो पंडित जी हैं, कल्पना जी की पहचान के ही हैं, तो मंदिर के बारे में थोड़ा उनसे जानते हैं। यहाँ पे केदारनाथ का सिर डोलेश्वर महादेव 5000 साल प्राचीन है। यहाँ पे पहले यहाँ पे डोलेश्वर महादेव की पूजा होता था। अभी 2009 में
2009 अगस्त 22 को केदारनाथ का ही पीठाधीश 1008 भीमाशंकर लिंग शिवाचार्य आके यहाँ पे केदारनाथ का सिर डिक्लेयर करके निकल गए। उन्होंने ही प्रमाणित किया, रिसर्च था पहले से ही, तो उन्होंने यहाँ आके केदारनाथ का सिर घोषणा करके निकल गए थे। तब से 2009 अगस्त 22 से यहाँ पे केदारनाथ का सिर डोलेश्वर महादेव के रूप में पूजा होता है। यहाँ पे चार धाम यात्रा, आप लोग द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा, केदारनाथ यात्रा जाते हैं तो वो कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए यहाँ पे डोलेश्वर महादेव अनिवार्य आना पड़ेगा। तब आप लोगों का केदारनाथ, चार धाम यात्रा, द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा पूर्ण होता है। तो पंडित जी पुष्टि कैसे हुई इनकी कि जैसे इनके पुष्टि तो शिव पुराण में भी है ना, तत्रूपेण स्थिभक्तस्स भक्तवत्सल नाम वाक न ए पाले शिरोबागु गतस्तत द्रुपता। इस शिव पुराण के 16 उसमें श्लोक में लिखा गया है, तत्रूपेण स्थिभक्तस्स। जब 5 पांडव लोग महाभारत का युद्ध किया तो युद्ध खत्म करने के बाद वो लोग अपना पाप के प्रायश्चित के लिए शंकर भगवान के दर्शन के लिए उत्तराखंड निकल रहे थे। तो शंकर भगवान को मालूम हो गया कि 5 पांडव लोग यहाँ पे मेरा दर्शन के लिए आए हैं बोल के उन्होंने अपने आप को भैंसा का रूप में अपना शरीर बदल दिए थे। तब फिर 5 पांडव लोग वहाँ पहुँच गए तो देखा नहीं, तो आसपास देखने लगे तो जंगल था, जंगल के तरफ एक भैंसा दगड़ रहा था। तो उन लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद यही होंगे शंकर भगवान। तो भीम जल्दी से जाके उनका पूँछ पकड़ लिया था पीछे से, तो उन्होंने पीछे से पूँछ पकड़ लिया और बाकी 4 भाई ने पीछे का हिस्सा खींचने लगे। अब शंकर भगवान को मुश्किल हो गया तो उन्होंने बोला कि तुम मेरा दर्शन, तुम लोगों को मैं पूर्ण दर्शन नहीं दूंगा। तुम लोगों ने युद्ध के दौरान बहुत लोगों का हत्या किए हो, बहुत बड़ा पाप किए हो, तो मेरे दर्शन इतना आसानी से नहीं मिलेगा। तुम लोगों को मैं पूर्ण रूप से दर्शन नहीं दूंगा। तो उन्होंने बोले कि तत्रूपेण स्त्री वत्सल वत्सल नाम वाक न ए पाली शिरो बागो गतस्तत द्रुपता। ये शिव पुराण में है, तत्रूपेण स्त्री वत्स, जैसा रूप में मैं यहाँ हूँ उसा ही रूप में भक्तवत्सल नाम वाक, भक्त लोगों के लिए न ए पाली शिरो बागो, नेपाल में मैं सिर के भाग में रहूँगा, नेपाल में मैं सिर के भाग में रहूँगा। न ए पाली शिरो बागो गतस्तत द्रुपता, वहीं आके मेरा सिर का दर्शन कलो बोल के उन्होंने अपने आप को डिवाइड कर दिए थे शरीर को। तो वहाँ पे शरीर का अंग रह गया, यहाँ डोलेश्वर महादेव में सिर के अंग रह गया। इसीलिए आप लोगों को डोलेश्वर महादेव दर्शन अनिवार्य करना चाहिए, तब आप लोगों का द्वादश ज्योतिर्लिंग, चार धाम यात्रा, केदारनाथ यात्रा पूर्ण होता है। लोग बोलते हैं कि केदारनाथ में तो हम स्पर्श करके दर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं है बोलते हैं। केदारनाथ शरीर है, इसलिए वहाँ पे मालिश करने के लिए भक्त लोगों के लिए छोड़ते हैं, घी का मालिश लगाते हैं, क्योंकि वो शरीर है ना इसलिए। और यहाँ पे सिर है, यहाँ पे भक्त लोगों के लिए साल में 3 बार दर्शन के लिए खुला रहता है। एक है अक्षय तृतीया हो गया, दूसरा है अगस्त 22 जिस दिन आपका केदारनाथ का सिर डिक्लेयर हुआ था, प्रमाणित हुआ था, उस दिन 2 हो गया। और एक है महाशिवरात्रि। ये 3 दिन आप लोगों के लिए भगवान का स्पर्श सहित दर्शन मिलेगा। उस समय आप लोगों का पंचामृत पूजा करके आप लोग निकल सकते हैं। जी सर, इनका नाम डोलेश्वर क्यों? डोला मतलब क्या? डोल मतलब यहाँ पे जो पहाड़ दिख रहे हैं ना दक्षिण बेग में, पूर्व और दक्षिण बेग के जो पुणे पे जो डोल है, उसके जंगल है ना, वो डोल है। डोल के नीचे भेद जो है उसको डोल बोलते हैं। अच्छा। इसीलिए डोल, भगवान तो शंकर भगवान ईश्वर हो गए, सो ईश्वर। डोल प्लस ईश्वर भगवान होके डोलेश्वर हो गया था। अच्छा। वो प्लस करके बनाया, संधि करके मिला के डोलेश्वर इसलिए हो गया था। लेकिन यहाँ पे केदारनाथ का सिर है। प्राचीन युग में डोलेश्वर महादेव, यहाँ का नेपाल भाषा में सिपारे महादेव भी बोलते हैं। अच्छा। है ना। हिमावत खंड में विमलेश्वर महादेव भी बोलते हैं। जो सब सेम है? सब सेम है, तीनों नेम एक ही है। केदारनाथ का सिर डोलेश्वर महादेव है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने अपना टाइम देके बहुत धन्यवाद। हमें थोड़ा सा मंदिर के विषय में कुछ बोलने के लिए मौका दिया। आप लोगों के भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और जितने भी भक्त लोग हैं यहाँ और विदेश हर जगह फैल के बैठे हैं, सब लोगों के लिए यहाँ आके एक बार डोलेश्वर महादेव, केदारनाथ का सिर डोलेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए हम विनम्र अनुरोध करते हैं। जी जी बहुत कुछ मांग रही हैं भोले बाबा से। अगर मेरे साथ नेपाल ट्रैक में आना है तो मैंने भी शिवांशी यात्रा करके आर्ट रेडी किया है।
ऋचा के इंस्पिरेशन से। अरे नहीं नहीं भाई, आप हमें इंस्पायर करते हो। नहीं, मैंने आपके जो अकेली लड़की ओके। कर सकती थी, मैं क्यों नहीं बोलकर बिल्कुल। एक किया है। अगर नेपाल ट्रेक करना है, नेपाल का कुछ देखना है तो मैं इधर हूँ आपके साथ। डोलेश्वर मंदिर प्रांगण में मुख्य मंदिर के साथ ही कई सारे छोटे छोटे और भी मंदिर हैं। माता दी जय, माता दी जय, माता दी। ठीक है कल्पना जी, बहुत अच्छे से घुमा दिया आपने, थैंक यू सो मच। और आप सबने भी देखा होगा कितने अच्छा ये डोलेश्वर महादेव मंदिर है। इनकी वजह से सारी इन्फॉर्मेशन हम पंडित जी से निकलवा पाए। और अभी आपका स्क्रीन पर मैंने इनकी डिटेल शेयर करी है, दोबारा आपको डिटेल्स दिख रही होंगी। तो नेपाल ट्रैवल के लिए कॉन्टैक्ट कल्पना जी। मैं इनको बहुत अभी कैलाश यात्रा से जानने लगी और इतनी अच्छी लेडी है और मुझे घुमाने भी लेके आई एंड रियली मोटिवेटिव। तो मैं बोल रही हूँ अगर आपको आना ही है नेपाल तो शी इज़ द बेस्ट। थैंक यू से आ जाना, मैं इधर हूँ आपके लिए। अब डोलेश्वर महादेव जी के दर्शनों के बाद कल्पना जी मुझे एक और नेपाल की फेमस लोकेशन की ओर ले गई, जो था दरबार स्क्वायर, जिसके बाहर बना है ये रॉयल पॉन्ड, जिसे बोलते हैं सिद्धा पोखरी और ता फुकू। यहाँ से दरबार स्क्वायर सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर रह जाता है। ओके जी, हम भक्तपुर के दरबार स्क्वायर के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर एंट्री फीस लगती है फॉर एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज द फी इज़ 500 नेपाली और बाकी इंटरनेशनल जो कस्टमर आएंगे उनके लिए 2000 हो जाएगा नेपाली एंड फॉर नेपालीज ऑफ कोर्स इट्स फ्री। तो मैं तो आप पता इंडिया से यूँ तो पड़ेगा अपना 500 नेपाली रुपीज़। ऑलराइट, सो आपको अपना ID कार्ड भी दिखाना पड़ेगा या इफ यू आर इंडियन तो आधार से चल जाएगा। अगर आप बाहर कंट्री से NRIs वगैरह हैं तो पासपोर्ट इज ऑफ कोर्स यू हैव टू शो योर पासपोर्ट। वेलकम टू द, क्या लिखा है, कल्चर सिटी टूर। आप ये टूर भी कराते हो, ये वाले टूर जो उसमें लिखे हैं सब, तो ये टूर भी पूरा टूर पैकेज भी आप ले सकते हो इनके थ्रू, एक साथ ही सब घुमा देंगे आपको। इसमें क्या क्या है सब कुछ इधर। हाँ, सारे 3 दरबार स्क्वायर है यहाँ पे, भक्तपुर, ललितपुर और काठमांडू। और जब सबसे जो हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चरल है वो आप ये बोल रहे हो कि भक्तपुर का है। ओके ओके। रॉयल फील तो दरबार स्क्वायर में एंटर होते ही आने लगती है। थोड़ा बताएंगे आप दरबार स्क्वायर के बारे में? अभी ज़्यादा तो मैं भी इन्फॉर्मेशन निकाल के नहीं लाई। ये भक्तपुर दरबार स्क्वायर है। हाँ जी। इधर एक किंग है, आगे आपका उनका स्टैचू मिलेगा, उसके 56 वाइफ थे। अच्छा। उन्होंने बोला कि मुझे आप सब मेरे रूम में आ जाओ हर दिन, लेकिन 56 रानियों के रूम में जाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए इन्होंने आगे एक वो डबल ही बनाया था। उसमें रुकते थे, उसमें मरने के बाद उनका स्टैचू बना दिया। उसके आगे थोड़ा आगे चलने के बाद आपको पता चलेगा कि 56 विंडो है उधर। उधर से रानी राजा का दर्शन करती थी। थोड़ा आगे दिखाते हैं हम हमारा भक्तपुर दरबार स्क्वायर। ओके ओके ठीक। ये पूरा जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसमें 56 विंडोज हैं ताकि रानियाँ राजा का दर्शन करें। हाँ, तो यहाँ डबल में रुकते। अच्छा, राजा यहाँ पे रुकते थे सामने। हम उधर से शुरू करेंगे। आप लोग का वॉशरूम जाना है? देखती थी। भक्तपुर दरबार स्क्वायर नेपाल की एक मैग्निफिसेंट हिस्टोरिकल साइट तो है ही, साथ में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। भक्तपुर के मल्ल किंग्स का ये पूरा एक पैलेस हुआ करता था। नेपाल की सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी तरह संरक्षित हेरिटेज साइट्स में से एक है भक्तपुर दरबार स्क्वायर। 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच भक्तपुर कला, संस्कृति और आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा केंद्र था। ये दरबार स्क्वायर अपनी ट्रेडिशनल नेवारी आर्किटेक्चर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लकड़ी की बेमिसाल नक्काशी, पत्थर की मूर्तियां और पैगोडा स्टाइल के मंदिर इस जगह को एक अलग ही पहचान देते हैं। तो भक्तपुर सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ही नहीं बल्कि एक लिव इन हेरिटेज सिटी भी है। यहाँ आज भी पारंपरिक नेवारी संस्कृति, पोट्री मेकिंग, वुड कार्विंग और मशहूर जूजू दहू यानी कि किंग कट की परंपरा जिंदा है। भक्तपुर में आओगे तो यहाँ के खाने की फेमस चीज कल्पना जी मुझे खिला रही हैं, इसको बोलते हैं जूजू दहू नेपाली कार्ड है इन हिंदी मिट्टी की लस्सी मिट्टी के बट्टे इसमें रखा हुआ है। हाँ जी, और काफ़ी मलाई वाला टेस्टी लग रहा है। एक ये है कितने का इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसा हमारी? नेपाली 50 रुपीज़। नेपाली 50 रुपीज़। Yes. भक्तपुर एरिया में देखिए यहाँ पे पूरा एंटीक शॉप्स की भी लाइन है पूरी। If you want you can buy from here. ये फेमस कॉफी शॉप है हिमालयन जावा कॉफी। ब्रू कॉफी टेस्टी है ना? हाँ, इसका ब्रू कॉफी मिलता है इधर। नेपाल में कॉफी पीना है तो हिमालयन जावा जाना है। ओके। तो आपके नेपाल के टूर में ये सब इंक्लूड करना मत भूलना।